को मैं किरण अक्षत त्रिपाठी और मैं कैडेट अक्षत त्रिपाठी और कैडेट श्रीकांत हिंदी विभाग की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही सभी प्रतिभागियों को आयोजकों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों के नाम एवं नियम क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम प्रतिभागी है कैडेट अभिषेक कुमार, प्रवेश संख्या 4080। रमन सदन की ओर से अलख पांडे का भाषण प्रस्तुत करेंगे। दूसरे प्रतिभागी हैं कैडेट कॉन्सम पैट्रिक, प्रवेश संख्या 4043। नेताजी सदन की ओर से संदीप महेश्वरी का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट भव्य जामगिर, प्रवेश संख्या 4092। शिवाजी सदन की ओर से सोनू शर्मा का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट राजकुमार फ्रांसिस, प्रवेश संख्या 3998। टैगोर सदन की ओर से सैम मानिक शॉ का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट तामो सांगो, प्रवेश संख्या 4222। रमन सदन की ओर से स्वामी विवेकानंद का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट रामकृष्ण, प्रवेश संख्या 4075। शिवाजी सदन की ओर से फैजल खान का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट राज मौर्य, प्रवेश संख्या 4078। टैगोर सदन की ओर से सरदार उधम सिंह का भाषण प्रस्तुत करेंगे। अंतिम प्रतिभागी हैं कैडेट प्रिंस कुमार, प्रवेश संख्या 4074। नेताजी सदन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भाषण प्रस्तुत करेंगे। आज की इस हिंदी भाषण प्रतियोगिता के कुछ नियम इस प्रकार हैं। प्रत्येक प्रतिभागी को 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान 2 बार घंटी इस प्रकार बजेगी। पहली घंटी 3 मिनट पर चेतावनी के लिए बजेगी और दूसरी घंटी इस प्रकार 4 मिनट में बजेगी। प्रतियोगियों को दिए गए समय का पालन करना होगा। इस प्रतियोगिता के कुल अंक 50 हैं। वे इस प्रकार हैं: कंटेंट विषय वस्तु के 10 अंक, डिलीवरी प्रतिपादन के 20 अंक, जेस्चर भंगिमा के 10 अंक, पोस्चर ढंग के 10 अंक और कुल अंक 50। आज के निर्णायक मंडल में है आदरणीय विदुला अभ्यंकर जी, प्रचार महोदया, सैनिक स्कूल इम्फाल, मिसेस रोमा सिंह, पीआरटी हिंदी एसएफएस, मिस सपना, पीआरटी हिंदी एसएफएस। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य से निवेदन करूंगा कि वह मुझे शुरू करने की अनुमति दें। सर, पहले प्रतिभागी हैं कैडेट अभिषेक कुमार, कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करें। नमस्कार। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, निर्णायक मंडली, वरिष्ठ अध्यापक और मेरे समक्ष बैठे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं अभिषेक कुमार सिंह रमन सदन का नेतृत्व करते हुए आपके समक्ष अलख पांडे का किरदार निभाने जा रहा हूं, जो कि फिजिक्स वाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के मालिक हैं और फिजिक्स वाला जो कि भारत की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी है और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा है। अलख सर ने यह भाषण नीट की परीक्षा के बाद अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए दिया था। तो अलख पांडे का यह भाषण मेरी ओर से इस प्रकार है। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ। आज की ये बात मेरे बारे में नहीं, क्योंकि अगर मेरे बारे में जानोगे तो जिंदगी को लेकर डीमोटिवेट हो जाओगे। अभी कुछ दिन पहले नीट का रिजल्ट आया। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे से नहीं हो पाया, आई क्विट, आई एम अ लूजर। लूजर नहीं है यार, तू वॉरियर है, योद्धा है। लूजर तो वो होता है जो पहाड़ पर चढ़ता ही नहीं, और तू तो पहाड़ की चोटी पर से फिसल कर नीचे आया। पर सोचना तो पड़ेगा, एक पेपर लेकर लिखना तो पड़ेगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गलती हो, और अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करो यार। दुनिया तो तुम्हें वैसे भी माफ नहीं करेगी। कुछ तो करके आए हो ना, कुछ तो करके आए हो ना। अरे वो नीट का पेपर है, खिलौना थोड़ी है। आज जब तुम हारे हो तो तुम्हारी गलती है, और जब तक तुम जीतोगे तो तुम्हारी ही मेहनत है। दोनों
और पेरेंट्स जरा समझिए, भरोसा करिए इस पे। एक दिन करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन एक दिन करेगा। बस जब ये गिरे तो इसको उठाइए। बेटा मेन रीजन समझो कहाँ लैग कर रहे हो। सच तो ये है कि आप लोग प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हो। अच्छा सोचो, जितने भी तुम ये बुरे काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना, हर तरह के बुरे काम, ये बुरी चीजें क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि ये इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। पर बात समझो, ये जो इंस्टेंट प्लेजर है, इसमें एक डेविल एडवोकेट छिपा है जो आपसे एक डील करता है। आपको ये तो पता है कि क्या मिल रहा है, पर आपका क्या जाएगा ये आपको कभी नहीं पता। इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके सिलेक्शन नहीं होता है, बस मेहनत करना पड़ता है, बस कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना पड़ता है। तो एक दिन पढ़कर पूरा हफ्ता मत वेस्ट करो। कंसिस्टेंसी बहुत टफ चीज है, आई एग्री। क्या चाहिए होता है उसके, पता है? उसके लिए चाहिए होता है स्टिलनेस ऑफ माइंड, पीस, शांति। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब मैंने ये सब शुरू किया तो मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय वक्त के। लोग बोलते थे क्यों समय बर्बाद कर रहा है, टांग खींचते थे, पापा मम्मी को बोलते थे। पर बेटा जीतने का मजा तभी आता है जब लोग तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हो। तो परेशान मत हो, बस पढ़ते रहो और छोड़ते रहो। धन्यवाद, मैं भी जा रहा हूं पढ़ने। प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस अंतर सदनीय डिक्लेमेशन प्रतियोगिता में मैं केनेथ पैट्रिक प्रवेश संख्या 4043 नेताजी सदन की ओर से संदीप महेश्वरी जी के एक उत्सववर्धिक भाषण को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है 1938 का। केरोली नाम का एक हंगेरियन आर्मी का, जो उस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्तौल शूटर था। सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरोली को ही मिलेगा। उसका सिर्फ एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना। वो कामयाब भी हो गया, बना लिया उसने बेस्ट शूटिंग हैंड। लेकिन 1938 में एक आर्मी कैंप के दौरान एक हादसा हो गया। वो जिस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। उसका जो सपना था, फोकस था, सब खत्म। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता ही रहे, या अपना जो गोल था उसको पकड़ कर रखे। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, फैसले लेने से सब कुछ बदलता है। फिर उसने फोकस किया, उसमें नहीं जो चला गया था, उसने फोकस किया उसमें जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिसे वो लिख तक नहीं सकता था। फिर 1 महीने के बाद इलाज करने के बाद उसने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1939 में वो वापस आए। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी और वहाँ पर कोई आके उसे कंग्रेचुलेट किया और कहा कि यार ये देखो, ये होता है जज्बात, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद तुम यहाँ आए हो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। फिर उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, तुम्हें हराने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, और तैयार हो जाओ। फिर कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहाँ जितने भी लोग थे कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। तो बताइए कौन जीता? मैन विद द ओनली हैंड, केरोली जीत गया। फिर वर्ल्ड वॉर की वजह से 8 साल इंतजार करने के बाद उसने लगातार 1948 और 1952 के ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीत के इतिहास रच दिया और कामयाबी हासिल किया। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ,
उसके पास हजारों वजह होगी बहानों की लाइफ में फेल होने की। दूसरी तरफ आप विनर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक ही वजह होगा कि वो ये क्यों करना चाहता है और वो ये कर जाता है। तुम ये बात पसंद करो या ना पसंद करो, तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी वैसी है जैसे तुमने खुद बनाया है। अंत में आप सभी को मेरा धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट भव्य जांगे। कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करें। रास्ते हजार हैं, चलना तो पड़ेगा। सूरज सा बनना है, आपको जलना तो पड़ेगा। शुभ अप्रतः आप सभा में उपस्थित प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, निर्णायक मंडली, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कैडेट भव्य जांगे शिवाजी सदन की ओर से आज पूनू शर्मा का किरदार निभाने जा रहा हूँ और उनके द्वारा दिए गए एक भाषण को आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपने आप को जलाने का उदाहरण है ये, अपने आप को तबाह करने का उदाहरण है ये। कैसे अपने आप को जला दिया कुछ ने, प्रकृति सिखाती है बहुत कुछ। हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ घटित हो रहा है। हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ नहीं आ रहा। प्रकृति रोज सिखाती है कि जलना तो पड़ेगा। और देखिए कहानी, ये बर्ड किंगडम का राजा ईगल। प्रकृति सिखाती है इफ यू वांट टू बिकम ईगल, आपको जलना पड़ेगा। 70 साल औसत उम्र होती है इसकी, 70 साल एक ईगल का उम्र होता है सर। लेकिन इसकी कहानी का ट्विस्ट क्या है, और वो ये है कि जब ये 40 साल का हो जाता है, इसकी चोंच बैंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता। When he reach 40, इसकी चोंच बैंड हो जाती है, शिकार कर करके फिर शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख हैं जिनसे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि इसकी छाती से चिपक जाते हैं, वो इतने भारी हो जाते हैं कि इसकी छाती से चिपक जाते हैं कि इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर है ना, जिनसे झपट्टा मारता है, वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं, कर करके 40 साल। अब इसके पास चॉइस है, 40 साल की उम्र में ये मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए हैं, उड़ना दिक्कत है, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए हैं, और पकड़ ले उसे अपनी चोट से मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है कि वो 40 साल की उम्र में मर जाए, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और ये चोंच है ना, उसको सामने वाले पत्थर पर मारना चालू होता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो पीड़ा होती है, और वो पीड़ा सहता है, मार के पत्थर पे मार खून निकल आता है, लहू लुहान होता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और इस चोंच को तोड़ देता है। इसलिए पता है उसको कि प्रकृति नहीं चोंच देगी। सेम कहानी, इसके पैर के नाखून है, उनको रगड़ना चालू करता है, रगड़ के शीला पे रगड़ के उनको तोड़ देता है। कितना पेनफुल है तुम्हारे यार, मगर ऐसा दिन हर ईगल की जिंदगी में आता है। 40 साल जैसे ही नई चोंच निकलती है, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नई चोंच के आते ही वो अपनी नई चोंच से अपने पर जिस्म के पर उखाड़ देता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के काम के नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती है, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल को अपनी जिंदगी में गुजरना पड़ता है सर। और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल हो गए 30 साल और जीता है सर, 30 साल। तो आहुति तो देनी पड़ेगी, आज कल परसों, चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूँ, अगर आज कंफर्टेबल हो गए, जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएगी, और आज अनकंफर्टेबल हो गए, जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी। आपको जलना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट राजकुमार फ्रांसिस। कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम सुप्रभात। आज के अंतर सदनीय भाषण प्रतियोगिता के सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल, प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज के शुभ अवसर पर मैं कैडेट राजकुमार फ्रांसिस, प्रवेश संख्या 3998, कक्षा 10,
टैगोर सदन की ओर से प्रसिद्ध कथनों व्यक्तित्व को सैम बनेशो के प्रसिद्ध कथनों और व्यक्तित्व को आप सबके सामने निभाने जा रहा हूँ। फील्ड मार्शल एक ऐसा पद है जो सेना में सर्वश्रेष्ठ पद होता है। तो प्रस्तुत है, हमारे पास नेतृत्व की कमी है। कमांडेंट, देवियों और सज्जनों, जब मैं कहता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी है तो मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व नहीं है, बेशक नेतृत्व की कमी है, लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में नेतृत्व की कमी है। चाहे वह राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, शैक्षणिक संस्थानों में हो या खेल संगठन में हो, जिधर देखो नेतृत्व की कमी है। मुझे नहीं पता कि नेता बनते हैं या पैदा होते हैं, लेकिन एक विचारधारा है जो यह सोचती है कि नेता पैदा होते हैं। देवियों और सज्जनों, भारत की जनसंख्या 1.4 अरब है और हम प्रत्येक वर्ष 17 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर की दर से प्रजनन करते हैं, और फिर भी नेतृत्व की कमी है। तो आप में से जो अभी भी इस तथ्य में योगदान करते हैं कि नेताओं का जन्म होता है, क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि आप अपने परिवार नियोजन को त्याग दें, गोली को फेंक दें, किसी भी अवरोधक कारक को फेंक दें और इसे सभी के लिए निःशुल्क बना दें, तो शायद किसी दिन कोई नेता पैदा हो। तो अगर नेता पैदा नहीं होते हैं तो क्या नेता बनाए जा सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। मुझे एक सामान्य ज्ञान और शालीनता के साथ एक पुरुष या महिला दो और मैं उसे नेता बना सकता हूँ। नेतृत्व की गुण क्या है? पहला प्राथमिक वास्तव में नेतृत्व के मुख्य गुण पेशेवर ज्ञान और पेशेवर क्षमता है। अब आप मुझसे सहमत होंगे कि आप पेशेवर ज्ञान और पेशेवर क्षमता के साथ पैदा नहीं हो सकते, भले ही आप प्रधानमंत्री की संतान हो या किसी उद्योगपति के बेटे हो या किसी फील्ड मार्शल की संतान हो। पेशेवर ज्ञान और पेशेवर क्षमता को कड़ी मेहनत और निरंतर अध्ययन से हासिल करना होगा। इस तेजी से बढ़ते तकनीकी रूप से विकासशील दुनिया में आप कभी भी पेशेवर ज्ञान हासिल नहीं कर सकते। आपको उस पर बने रहना है। क्या आप गाड़ा से मोटर, हावित्जर से बंदूक, गोरिल्ला से छापेमार में अंतर कर सकते हैं? अब आप में से कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि फील्ड मार्शल ऐसा क्यों कह रहे हैं। हर बार जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे नेता इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए परिवहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, वे नेता नहीं है, वे सिर्फ पुरुष और महिलाएं हैं जो नेता के वेश में घूम रहे हैं और उनको खुद पर शर्म आनी चाहिए। अंततः मैं अपने भाषण को इस कथन के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि आपको लड़ना होगा और जीतने के लिए लड़ना होगा। हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अगर तुम हार गए तो वापस मत आना। आपने देश को बदनाम किया होगा और देश आपको स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट थॉमस आनंद। सुप्रभात। आज के अंतर सदनीय हिंदी भाषण प्रतियोगिता के सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कैडेट नमो सांगो, कक्षा 11वीं, प्रवेश संख्या 4222। आज रमन सदन की ओर से एक प्रसिद्ध संत एवं लेखक स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 11 सितंबर सन 1893 को चिकागो में विश्व धर्मों की संसद में दिया गया लोकप्रिय भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भाषण का उद्देश्य दुनिया को हिंदू धर्म, सहिष्णुता और कतारता को समाप्त करने की आवश्यकता का परिचय देना था। तो प्रस्तुत है। अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं इस मंच पर बोलने वाले उन वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का बात बनाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सच के रूप से स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो कर रखी हैं जिनमें उनके धर्मस्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली।
मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को अपने यहाँ शरण दी और लगातार आज भी उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इस मौके पर एक कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हो, लेकिन ये सब रास्ते ईश्वर तक ही जाते हैं। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हद ने लंबे समय से इस दुनिया को जकड़ कर रखा है। उन्होंने इस दुनिया को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह दुनिया खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितने सभ्यताएं मिटा लिए गए और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता जितना कि अभी है, लेकिन अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, हर धार्मिकता और दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वह तलवार से हो या फिर कलम से। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट रामकृष्ण, कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करेंगे। हर खुशी को खुशी मत समझिए, गम को गम मत समझिए। अगर इस मतलबी दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझिए। शुभ अपराह्न। सभा में उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं कैडेट रामकृष्ण शिवाजी सदन की ओर से आज के इस अंतर सदनीय डिक्लेमेशन प्रतियोगिता में आप सबके सामने खान सर यानी कि फैजल खान का किरदार निभाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के इसकी शुरुआत करता हूँ। बच्चे लापरवाही बहुत करते हैं। कभी आप खुद से पूछिएगा कि जितना हमें पढ़ना चाहिए क्या हम उतना पढ़ते हैं? आपका जवाब नहीं आएगा। आप खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं, हद बेशर्मी है। आप टाइम निकालिए फालतू चीजों के लिए। चलो यार 2 से 3 आराम करेंगे, 4 से 5 बाजार जाएंगे, घूमेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। तो नहीं, सबका टाइम टेबल बनता है पढ़ने के लिए। आप दूसरों को देखते हैं, अरे वो टाइम टेबल बनाकर इतना पढ़ता है उतना पढ़ता है, मुझे भी अब उसकी तरह टाइम टेबल बनाकर पढ़ना चाहिए। ऐसा मत करिए। आप खुद पर भरोसा रखिए। आप खुद को किसी से कम मत समझिए। मैं आपको एक आदमी की कहानी बताता हूँ जो खुद को हमेशा किसी न किसी से कम समझता था। वह जिंदगी में कभी खुश नहीं होता था। वह आदमी दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता और दिन के अंत में उसे थोड़े से पैसे मिलते और वो घर चला जाता। उसे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पर एक दिन घर जाते समय उसने सोचा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जो भी चाहूं वो सच हो जाए। उसके बाद वो घर चला गया और खाना खाकर सो गया। उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक नेता हाथ हिलाते हुए बहुत बड़ी भीड़ में से बाहर आ रहा है। उसने सोचा, काश मैं वो नेता बन पाता। उसके सोचते ही वो नेता बन गया। हजारों लोग उसको देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, तड़प रहे थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ, पर उसकी यह खुशी नहीं थी। वह नेता नया था, उसे धूप की आदत नहीं थी, इसलिए अचानक तेज धूप के कारण वो बेहोश हो गया। और फिर उसने सोचा, काश मैं वो सूरज होता तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। उसके सोचते ही वो सूरज बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर अचानक काले बादलों ने उसे घेर लिया और उसने सोचा, अरे ये बादल तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, काश मैं ये बादल बन पाता। फिर क्या, उसके सोचते ही वो बादल बन गया और बादल बनने के बाद वो हवा में तैरने लगा। उसे ऐसा लगा कि अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। पर अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और उसे उड़ा ले जाता है। फिर उसने सोचा, काश मैं ये हवा होता। आप देख सकते हैं कि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। वो खुद को किसी न किसी से कम समझता है। उसके बाद जब वो हवा बना तो वो कहीं पर भी जा सकता था। उसे ऐसा लगा कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं। पर अचानक उसके रास्ते में आए बड़े बड़े पहाड़ जो कि उसका रास्ता रोक रहे थे, उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। फिर उसने सोचा, काश मैं ये पहाड़ होता तो मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर होता। और पहाड़ बनते ही उसे एक पीड़ा महसूस होती है।
वो देखता है कि एक आदमी उन पहाड़ की चट्टानों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने सोचा, काश मैं ये आदमी बन पाता, पर वो नहीं बन पाया। उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी, वो तड़प रहा था और अचानक उसकी नींद खुली। उस आदमी ने खुद को शीशे में देखा और सोचा, हाँ, मैं भी किसी से कम नहीं। वो सपने में आदमी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि असल जिंदगी में वो खुद ही था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी खुद को किसी से कम मत समझिए, खुद पर भरोसा रखिए और आप टाइम टेबल बनाएं फालतू चीजों के लिए, ना कि पढ़ने के लिए। धन्यवाद। अगले प्रतिभागी हैं कैडेट राज मौर्य। कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करें। साम्राज्यवाद हम सबका हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सुप्रभात। सभा में उपस्थित माननीय प्राचार्य महोदय, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, निर्णय मंडल और शिक्षक और सभा में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कैडेट राज, प्रवेश संख्या 478 गर्व से टैगोरियन, आज आप सबके सामने हिंदी भाषण यानी डिक्लेमेशन में एक प्रतिभागी बनकर शामिल हुआ और मैं आज आप सबके सामने जिन महान पुरुष का किरदार निभाने जा रहा हूँ उनका नाम है सरदार उधम सिंह। मैं अपने किरदार को आप सबके सामने निभाने से पहले अपने किरदार के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। सरदार उधम सिंह, इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। इनके बचपन का नाम शेर सिंह था। इन्होंने अपने नाम को शेर सिंह से बदलकर उधम सिंह इसलिए रख दिया क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे घिनौने कारनामों को देख लिया। उन्होंने प्रण लिया कि इस कांड के पीछे हर एक मनुष्य को वो मौत के घाट उतारेंगे। अंत में वो सफल भी हुए, लेकिन पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजी सत्ता द्वारा अंग्रेजी जूरी में ले गया गया। अब ये भाषण आपके सामने प्रस्तुत है। मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विपक्ष में कहता हूँ, आप कहते हैं कि भारत में शांति नहीं, हमारे यहाँ केवल गुलामी है। तथाकथित सभ्यताओं की पीढ़ियों ने सब चीज गंदी और पतीत की, मानव जाति के लिए जान जाती रही, मगर आप सबको तो केवल अपने इतिहास को ही पढ़ना है। अगर आप में से किसी एक के अंदर भी मानवशालीनता है तो उसे शर्म से मर जाना चाहिए। जिस कीर्ति और खून के प्यासे तरीकों से अपनी सभ्यता को विश्व की सबसे श्रेष्ठ सभ्यता मानने वाले तथाकथित हैं ये बुद्धिजीवी। मुझे मौत की सजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मेरे बाद मेरे उद्देश्य का क्या होगा। हम ब्रिटिश सरकार से पीड़ित हैं। मुझे फांसी की सजा की बिल्कुल भी परवाह नहीं। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं कि मेरे बाद मेरे उद्देश्य का क्या होगा, क्योंकि मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे जगह पे मेरे देश के हजारों युवा पीढ़ी खड़ी होगी जो मेरी तरह ही मेरे भारत माँ के बचाव में बोलेगी और एक ना एक दिन वो सफल होगी। जब आप लोग इंग्लैंड से भारत आते हो, भारत से वापस जाते हो, आपको पुरस्कारित किया जाता है। उस पुरस्कार को कॉमन हॉल में रखा जाता है कि जब हम भारतीय भारत से इंग्लैंड आते हैं, हमें फांसी की सजा दी जाती है। ये कहाँ का? मैं पूछता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, मगर मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भारत से ब्रिटिश साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा। भारत की सड़कों पर मशीन गनों ने हजारों गरीब महिलाओं और बच्चों को मौत के घाट उतारा। जहाँ कहीं पर भी आपका लोकतंत्र और ईसाई धर्म का झंडा फहरता है, वहाँ पर गुलामी और मौत जैसे कारनामे होते रहे। अब आप सब ये सोचोगे कि मैं ब्रिटिश के विपक्ष में बोल रहा हूँ। जी हाँ, और मैं ब्रिटिश से प्यार भी करता हूँ। मुझे पता है भारत से ज़्यादा मेरे पास इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजी श्रमिकों के साथ दोस्ती है। मुझे उनके साथ सहानुभूति मिलती बात करने में और घूमने फिरने में। लेकिन जो भारत में है, क्या वही ब्रिटिश है जो इंग्लैंड से गए थे? जी नहीं। आप सब चाहते हैं कि मैं बोलूं कि आप भारत में क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मैं अंग्रेजी सरकार के विपक्ष में कहता हूं, मैं अंग्रेजी सरकार के विपक्ष में कहता हूं। मातृभूमि के खातिर अगर मुझे फांसी की सजा हो, मुझे मौत हो जाए, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, क्योंकि मैं मौत को मौत नहीं मानता। मैं अपने लिए उसे एक सम्मान की बात मानता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अंतिम प्रतिभागी हैं कैडेट प्रिंस कुमार। कृपया मंच पर आकर अपना भाषण प्रस्तुत करें। सुप्रभात। आज के सभा में उपस्थित आदरणीय प्राचार्य महोदय,
प्राचार्य महोदया, उप प्रधानाचार्य, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली एवं मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और मित्रों, मैं कैडेट प्रिंस कुमार प्रवेश संख्या 4074 नेताजी सदन की ओर से आप सबके समक्ष आप लोगों ने जो मुझे पूर्वी एशिया के जंग आज़ादी का नेता बनाया, उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यह वक्त अब निहायत ही नाजुक है और मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ। लेकिन निहायत नम्रता के साथ खुदा से दुआ मांगता हूँ कि वे हमें वो ताकत, वो जोश और बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आज़ाद कराएं। हमें अगर यह काम करना है, इस ब्रिटिश दौर में अगर फ्री इंडिया देखना है, तो यह काम भारत के बाहर से हो सकता है, अंदर से नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कि दुनिया की तारीख में भी यह कोई नई बात नहीं है। रूस के इनकलाब की इस जंग में जब सोवियत ने क्या किया था, उन्होंने लंदन और पेरिस में जाकर पहली मर्तबा अपना वर्चस्व कायम किया था। इसको मैं आपको मिसाल के रूप में कह सकता हूँ कि तारीख ही कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख में यह नई बात है और हम अपने हमवतनों को बता देंगे कि यह काम तुम्हारे लिए करना है। लेकिन जो हमारी अंदरूनी हार कहती है नहीं कर सकते, हमें यह करना ही है। इस हुकूमत का मतलब क्या होगा? सिर्फ लड़ना और फर्ज अदा करना। हमारे सामने सिर्फ एक ही प्रोग्राम होगा, फाइटिंग प्रोग्राम। लड़ाई से इंसाफ करना, लड़ाई शुरू करना और कामयाब होना। आप सब के खातिर हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी देना, अंत में जाकर के तभी हमें कामयाबी मिल सकेगी। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, मुसीबतें, मुश्किलें, मौत। यह कोई नहीं कह सकता कि इस जंग में कितने लोग शामिल होंगे और कितने लोग जिंदा लौटेंगे, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि आखिर में हमें कामयाबी मिलेगी और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। जय हिंद। अगले कार्यक्रम के लिए हम अंग्रेजी विभाग के कैडेट आर्सन को सौंपते हैं। हिंदी विभाग की ओर से आप सभी श्रोताओं को फिर से धन्यवाद।